चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखे रियल एनालिसिस। अब ये एग्जाम में 60 to 65 मार्क्स का रहता है, तो ये लीनियर के बराबर वेटेज रहता है, उससे 5-7 नंबर ज़्यादा ही आते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रियल जो हम पढ़ेंगे वो 60 to 65 मार्क्स का रहता है। तो अगर आप यहाँ से 30 to 35 मार्क्स अगर कवर कर लेते हैं तो ये मान लो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं नेट में। इतना ही मैं मान के चलता हूं कि अगर आप 30 मार्क्स भी इसमें ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो 50% अगर आप कवर कर लेते हैं एग्जाम के अंदर तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा क्या है कि टॉपिक बड़ा होता है, रियल में पढ़ने को बहुत कुछ होता है इसमें, और जो सिलेबस है वो भी बड़ा है इसका। ठीक है, जैसे लीनियर है तो लीनियर थोड़ा आसान भी पड़ता है और सिलेबस इसकी तुलना में उसका थोड़ा कम भी होता है। तो उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर है वो ज़्यादा फायदे का है आपके लिए। जो हमने पढ़ लिया उसमें 4 यूनिट तो कंप्लीट कर लिए और उसमें 6 या 7 लेक्चर अपने बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 60 to 65 मार्क्स में से अगर आप 30 मार्क्स भी कवर कर लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपने नेट जेआरएफ के अंदर। अपना टारगेट होना चाहिए कि भी सर मेरे को 30 मार्क्स लाने हैं। अब 30 मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए हमें कैसे पढ़ना है। तो अब रियल में क्या होता है कि बच्चे, मैंने देखा है राजस्थान में रियल में बच्चे डर के बहुत रहते हैं, परेशान भी बहुत रहते हैं, सर रियल नहीं आता है, रियल नहीं आता है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो रियल कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि रियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको फील करना पड़ेगा। एकदम से चीजें दिखती नहीं है इसमें, थोड़ी सी अपनी सोच है वो बढ़ानी है इसमें, ये जरूर ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि भाई जैसे मान लो लीनियर है तो उसमें तो पूरा पता रहता है ऐसे करना है यूं करना है। इसमें जैसे आप लिमिट निकालते हो तो वो वहां टेंड कर जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, तो अपन थोड़ा आइडिया अनुमान भी लगाते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक होता है, लेकिन पूरा टॉपिक भी ऐसे नहीं होता है। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें आप अच्छे से नंबर ला भी सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो इसको आप पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि इसमें आप रोज इसको रिवाइज करेंगे। जो बच्चा रोज रिवाइज नहीं करेगा तो उसे ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये भूलने, तुरंत भूल जाओगे इसमें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो पहले ये हमें साथ साथ में एकदम से अपने माइंड में फिट हो जाए ताकि हम इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें। इसीलिए मैंने यहाँ कहाँ लिखा बताओ, मैं लिखा कि 50 नंबर ले आओगे आप, नहीं लिखा ना। इसीलिए मैंने कह दिया 30 नंबर लाता है वो भी बहुत अच्छी रैंक ले आता है। रियल में अगर आप 30 नंबर कवर करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरीके से हमें पढ़ना है कि रोज जितना मैं पढ़ाऊं उतना आपको रोज घर पे जाके रिवाइज करना है और साथ साथ में इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। नहीं आते हैं आप तुरंत मेरे से पूछेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में नहीं रहना है कि रियल टफ होता है हमसे तो नहीं होगा। भले ही बड़ा टॉपिक है लेकिन अपन बहुत ही सुंदर तरीके से इसको कवर करेंगे। ये भी नहीं कि 4-4 महीने पढ़ेंगे, इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 महीने एक सब्जेक्ट को देने का कोई मीनिंग नहीं है अगर 6 महीने में आप पूरी कोचिंग करना चाह रहे हो तो। और 4 महीने में 30 नंबर के लिए देने तो फिर लीनियर को तो कितने देने चाहिए, 8 महीने, वो तो 40-50 नंबर दे देता है आपको। तो इसलिए जितना हमें मिल पाएगा हम उतना ही टाइम देंगे उसमें। ये नहीं है कि पीछे पड़े रहेंगे, ये नहीं यहाँ इतने इतने नोट्स बना लिए, क्या काम आएंगे, कब पढ़ोगे उनको। तरीके से पढ़ना है और एकदम अप्लाइड के तरीके से सोचनी है चीजें। ऐसे दिमाग में लाना ही मत कि हम रियल पढ़ रहे हैं, सर हम तो अप्लाइड के तरीके से इसको पढ़ लेंगे, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, बस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आप इस सब्जेक्ट को रोज रिवाइज करेंगे, भले क्लास हो या ना हो, लेकिन रोज आपको इसको पीछे से पूरे को रिवाइज करना है। अगर ये काम जिस बच्चे ने साथ साथ में कर लिया, देखो एक दिन में याद नहीं होगा, आपको लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता है, भूल गया हूं, लेकिन अगर आप रोज इसको रिवाइज करते रहोगे ना तो एक दिन ये अपने आप आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। याद ही तो नहीं रहता, मेन चीज तो यही है। बाकी अगर याद रह जाए, अब आपको फंक्शन आप कब से पढ़ रहे हो बताओ, कब से फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे हो? 11th-12th में भी पढ़ ली थी, लेकिन आज तक याद है क्या? बात ये है, क्योंकि हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, और याद नहीं रहती हैं इसीलिए हम परेशान रहते हैं। तो कुल मिला के चीजों को भाई समझना तो है ही, वो तो है,
पॉइंट है ही, लेकिन केवल समझने से काम नहीं चलता है, हमें चीजें माइंड में याद भी रखनी पड़ेंगी। तो उस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई अपने जल्दी नहीं है। ठीक है, तो लिखे इसमें रियल एनालिसिस। अब इसका पहले अपन सिलेबस लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पढ़ेंगे अपन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और ए पार्ट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मैंने कहा था आपको याद करो, मैंने कहा था जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ए पार्ट पढ़ा करो। हल्के में मतलब 30 नंबर का आता है वो, रियल से ज्यादा नंबर आ जाएंगे उसमें, और ज्यादा पढ़ना नहीं है, रीजनिंग वाइज ये बात नॉर्मल सी चीजें आती हैं उसमें। ए पार्ट है अपने यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, गए हो क्या कभी यूट्यूब चैनल पे? ए क्यों है? 25 क्लास डली हुई है, 20-25 क्लास क्यों नहीं है? और बाकी और भी डलवा देंगे, उतनी तो सुनो आप, उसमें कोई पैसा थोड़ी लग रहा हो, तो फ्री डली में देख लिया करो, कभी मन किया, जैसे मान लो यार आज संडे है, ऑफ है, आज एक 20 मिनट की एक क्लास सुन लेते हैं, सुन लो बैठ के। और उसमें क्वेश्चंस भी वो एग्जाम वाले करवाए हुए हैं, और टेस्ट पेपर डाल देंगे उसके। वो एक ऐसी चीज है, उसके लिए अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए उनमें आपको टेंशन क्यों लेनी है, वो तो एक ऐसे यूं ही तैयार हो जाता है। आप इसके लिए लोग 4 महीने लगाते हैं, फिर भी इतने नंबर नहीं आते हैं। 4 महीने लगाते हैं, इतने नंबर नहीं आते हैं जितने ए पार्ट में ले आओगे आप। कुल मिला के अपना टारगेट क्या है? जेआरएफ करना, लेकिन पढ़ना है उसको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ना है, कि उतना जो पढ़ के जा रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए सर। बस ये जो फिट करेगा ना माइंड में, उसी से रियल होगा एग्जाम में। सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ करने के लिए फिर 2 साल चाहिए। इसलिए हर चीज का एक तरीका होता है पढ़ने का। अब जैसे ए पार्ट है, तो ए पार्ट 30 मार्क्स का आता है, कम आता है क्या? कॉम्प्लेक्स के बराबर वेटेज है उसका, कॉम्प्लेक्स 31 नंबर का आता है, वो 30 नंबर का आता है, लेकिन उस पर अपन ध्यान ही नहीं देते। जबकि वो तो उसमें तो अपन को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना हर संडे 20, तब भी अपनी हैबिट बन जाती है उसमें। तो इसमें ध्यान देंगे आज से ही आप, ये एग्जाम के टाइम में नहीं करना है, अभी से जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन आप 20 क्वेश्चन उसके लगा लिया करो। पेपर डाउनलोड किया करो, पेपर नेट जेआरएफ 2013 का डाउनलोड हो जाएगा। उसके ए पार्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं, ए पार्ट 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का आता है, लेकिन करना 15 ही होते हैं उसमें से। तो वो 20 क्वेश्चन आप खुद ऐसे ही बिना थ्योरी पढ़े ट्राई किया करो, कितने होते हैं आपसे, वो प्रैक्टिस कर लोगे उससे ही हो जाएंगे। और कम थोड़ी होते हैं यार, 20-25 नंबर मिल जाए फ्री के, बहुत होते हैं। इस चीज को हल्के में मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, जेआरएफ दिला देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है सिलेक्ट करवाना आप लोगों का। जो ज्ञान है वो अपने आप मिलता रहेगा साथ साथ में, लेकिन तरीके से एकदम सिस्टम से तैयारी करो कि हमारा जेआरएफ भी साथ में हो जाए। करोगे ये पार्ट वाला पक्का? उसमें कोई बुक मत खरीदना, अपना जो नॉलेज है ना, जो अपने पास है, उसी से क्वेश्चन कर लेना। नहीं हो तो देख लेना यूट्यूब पे, इन पे सब पे सॉल्यूशन पड़े हैं, अलग से बुक खरीदने की कहाँ जरूरत है उनके लिए। आगे बात सुन में। अब इसका सिलेबस लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट यहां से पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। फर्स्ट यूनिट ये रहेगी इसमें, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। फिर लिखें पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये पढ़ना है अच्छे से। यहां से सेपरेटली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो आपको रियल नहीं आएगा। पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी से अलग से कोई सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है कभी भी, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ये यूज बहुत होता है। पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का मतलब जानते हो, कि किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट बताना, किसी पॉइंट को आइसोलेटेड पॉइंट बताना, किसी पॉइंट के बारे में, यानी कोई पॉइंट किसी का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है,
ये सारी पॉइंट आपने पढ़े होंगे ना, एड्रेंट पॉइंट है या नहीं है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ी जाती हैं। तो पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी में कोई सेट बाउंडेड कब होगा, कोई सेट अनबाउंडेड कब होगा, है ना, सुप्रीमम इन्फीमम, ये सारी चीजें यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई? तो ये होता है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, जिसका एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन कम आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये यूज बहुत होता है। तो यहां से सेपरेटली एक क्वेश्चन हर बार आता है 4.75 मार्क्स का, और सबसे आसान यूनिट होती है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। तो 5 नंबर आ गए यहां से, ठीक है। फिर थर्ड हमें पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। फिर इसमें पढ़ना है हमें सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर, यानी काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। और ये दोनों पोर्शन भी हमें अच्छे से तैयार करने हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, मतलब इनसे क्वेश्चन अपन से बन सकते हैं। ये वो वाले पोर्शन है, अगर हम इनको पढ़ के जाएंगे ना तो इनके क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां पे इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमें पढ़ा जाता है बच्चों फंक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शन। फंक्शन जो हमने बचपन में पढ़ते आए हैं, फंक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि भाई अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस, उनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, उनकी रेंज कैसे देखी जाती है, उनका डोमेन कैसे डिसाइड करते हैं, उनका कोडोमेन कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ये फंक्शंस जो बेसिक चीजें हम लिख, जैसे अपने जो जैसे नहीं है कि हमने महत्तम पूर्णांक फंक्शन पढ़ा जैसे, ठीक है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस आते हैं, वो सारे हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ये सारे टाइप के। तो इसमें टाइप ऑफ फंक्शंस और उनकी फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे डिसाइड करते हैं, और ग्राफ्स बनाना, सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये फंक्शन वाला पोर्शन आएगा इसमें। और फिर इसके बाद पढ़ते हैं अपन लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन, फिर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी दिख रहा है क्या नीचे, देखना, लिख लो कॉन्टिन्यूटी। पहले सिलेबस याद करना जरूरी है कि हमें रियल में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ना है, फिर पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी पढ़ना है, फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, फिर सीरीज ऑफ रियल नंबर, उसके बाद हमें फंक्शन पढ़ना है, उसके बाद में लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ना है, उसके बाद हमें कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है। और ये मैं बता रहा हूं आपको, रोज जितना पढ़ना है उतना दूसरे दिन अपन साथ में बोलेंगे यहाँ पे। रियल को एक दिन ऐसा दिन आना चाहिए कि रियल पूरी एक साथ बोल के सुनाओ आप, तब रियल जाके ये मान लो 30 to 35 मार्क्स अच्छे से नंबर आते हैं। क्योंकि इसमें डर बहुत होता है बच्चों में कि कैसे करेंगे, कैसे होगी, होते ही नहीं है क्वेश्चन, सर आप कराते हो तब तो हो जाते हैं, खुद से नहीं होते हैं, ऐसी चीजें आती हैं दिमाग में, वो नहीं आने देंगे अपन, ठीक है। ये लिख लिया यहाँ पे। फिर इसमें लिखो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ये आपको पढ़ना है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, एक क्वेश्चन यहां से आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद लिखें डिफरेंशियबिलिटी, इसके बाद लिखें डिफरेंशियबिलिटी। तो पूरा सिलेबस याद रखना है। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन,
और फिर उसके बाद पढ़ना है बच्चों इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी भी लिख सकते हो या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिख सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद हमें पढ़ना है बाउंडेड वेरिएशन, इसके बाद हमें पढ़ना है बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन, और उसके बाद पढ़ना है हमें रीमान इंटीग्रेशन। अब देखो ये ऐसे हैं, इनमें मैंने देखो जहां आपसे बन सकते हैं ना वहां इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं। अब बाउंडेड वेरिएशन का कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है, तो पढ़ेंगे जरूर। मैं तो सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्या पढ़ना है वो जरूरी है। अब रीमान इंटीग्रेशन है तो रीमान इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो अपन से बन जाए कि नहीं बन जाए उसकी गारंटी नहीं है। कई बार क्वेश्चन जैसे रिपीट हो जाता है वही फॉर्मेट, तब तो बन भी जाता है वरना नहीं भी बनता है। लेकिन इनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इन पे फिर अपन ज्यादा रिसर्च करें वो गलत है। साहब रीमान इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है और अपन लगे हुए हैं 10 दिन से, क्या मतलब है उसका? भाई एक क्वेश्चन फिर कहीं और मेहनत कर लेंगे ना, इतनी ज्यादा अपन को वो जरूरी है तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी उस चीज के पीछे नहीं पड़ना है जब हमें उसका फायदा ही नहीं मिल रहा है इतना ज्यादा। बाउंडेड वेरिएशन का कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार हाँ पढ़ो, मैंने ये नहीं कहा कि मत पढ़ो, पढ़ो लेकिन उसको नॉर्मली पढ़ के जाओ, ताकि भाई आसान क्वेश्चन आ जाता है तो वो अपन कर दे वहां पे। जैसे रिपीट हो गया, मान लो कोई भी नया क्वेश्चन अच्छा नहीं बना तो वही उन्हीं में ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन गया जो हम सोल्व करके गए हैं, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कसम इनमें नहीं खानी है, ये कसम तोड़ देते हैं एग्जाम में। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हवा नहीं लगती है वहां, तो ठीक है ना, छोड़ देंगे। मैंने कहा कि 60 में से 60 लाने हैं, तो ये ऐसे टॉपिक है। तो रियल को जो भाई रियल में आप जो राजस्थान में जो बच्चा पढ़ता है वो ही दुखी रहता है रियल में। बाकी मैंने दिल्ली पढ़ा है, वहां तो कोई बच्चा दुखी नहीं रहता रियल में, क्योंकि वो रियल को पढ़ते ही इस तरीके से हैं, ज्यादा सीरियस लेते ही नहीं है। यहाँ 5-5 महीने पढ़ते रहते हो, अरे 5 महीने पढ़ के नंबर तो 20 ही लाए ना, फायदा क्या हुआ? तुम्हें क्या फायदा हुआ उस चीज का? मैं तो 1 साल पढ़ा सकता हूँ इस चीज को, लेकिन तुम्हारे नंबर कितने आए वो इंपॉर्टेंट है या 1 साल पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है? नंबर भी तो आने चाहिए, मेन तो तुम्हें रिजल्ट चाहिए भाई। और रिजल्ट तब आएगा जब अपन से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए मैं इसी सब्जेक्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। तवज्जो इतनी दो जितनी हमें नंबर देता है। यार अपन एक बात बताओ, अपन किसके पीछे घूमते हैं? जिनसे हमें स्वार्थ होता है। ये जनरल लाइफ में ऐसा ही तो होता है। हम किसके पीछे घूमते हैं? जिनसे हमें स्वार्थ होता है, वरना हम किसी के पूछते हैं? काम निकलने के बाद अपन उसको हायर लो करते हैं? नहीं। तो वही बात ये है, अरे भाई तेरे पीछे घूम लेंगे लेकिन तू इतना काम तो आ। काम नहीं आता है तो इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं, ज्यादा तवज्जो दो लीनियर को, कॉम्प्लेक्स को। कि कॉम्प्लेक्स है 31 मार्क्स का आता है, बहुत कम मैटर है, लेकिन वो 28 मार्क्स तक दिलवा देता है। वो बड़ी बातें हैं कि इतने से में से इतना मिल रहा है, और यहाँ 4 कॉपियां भर रखी हैं, पता चला एग्जाम वाले दिन तो यही नहीं पता कौन सी कॉपी में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे फिर सब्जेक्ट का क्या करोगे? जो होता है यहाँ पे, मैं इसलिए कह रहा हूं। इसलिए बच्चा 6 महीने तो केवल नोट्स लिखता है, फिर अगले 6 महीने में तैयारी करने की सोचता है। अपन ऐसा इसको बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कोई भगवान नहीं होता है। उसके लिए बाउंडेड वेरिएशन की 50 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली पढ़ना है, उससे हो जाए तो अच्छी बात है, वरना चल भाई दूसरा देख लेंगे। ऐसे करना है, ये रीमान इंटीग्रेशन में करना है। मैंने कहा यूनिफॉर्म क्वांटिटी, अरे बन जाता है इसका क्वेश्चन। 13-14 स्टेटमेंट है, उन्हीं पे आता है हर बार, तो इसलिए एक क्वेश्चन निकाल लेंगे ना। यहां से एक क्वेश्चन यहां से निकाल लिया, 2 हो गए। यहां से 2, इसमें 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप निकाल लेते हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। जबकि अभी हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सीरीज ऑफ फंक्शन भी बचा हुआ है, और एक सेवरल वेरिएबल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो तीनों टॉपिक पढ़
आई बात समझ में? तो रियल में तभी परेशान नहीं रहोगे जब रियल को, अगर आप इसके पीछे पड़ गए कि मेरे को तो ये भी आ जाना चाहिए, मेरे को तो वो भी आ जाना चाहिए, उसको रियल नहीं आएगा कभी भी, ये ध्यान रखना। मेरा काम तो पढ़ाने का है, मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको किस तरीके से पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये नहीं कि लिखे जाओ फिर लास्ट में पता चले सर अब समेटें कैसे इसको, ये सबसे बड़ी समस्या है। वहां लीनियर का माहौल ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स देता है, मेन चीज मार्क्स देता है। ग्रुप थ्योरी का पहले माहौल रहा करता था, लेकिन आजकल ग्रुप थ्योरी का माहौल खत्म हो गया बिल्कुल से, क्योंकि 10 नंबर का आता है और दुनिया भर का उसमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन रिंग थ्योरी है, कम मैटर आता है, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, इसलिए वेटेज के अनुसार काम करना है। आई बात समझ में? तो ये लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखो इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। अब ये ध्यान रखना, ये जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे मैंने पहले लिखा था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर, अगर वो दोनों टॉपिक नहीं आएंगे तो इन दोनों में तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। ये जो है ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन, ये तभी आएंगे जब तुम्हें पहले वो आएंगे। इसलिए सीक्वेंस, सीरीज और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन, ये चारों टॉपिक एक साथ पढ़ने हैं आपको। अब पहले तो अलग अलग पढ़ेंगे अपन भाई, ये क्योंकि उसमें फंक्शन काम आएगा, यहाँ फंक्शन काम आएगा, तो मैं फंक्शन नहीं पढ़ाऊंगा तो इससे पहले मैं ये पढ़ा नहीं सकता आपको। तो मेरा पढ़ाने का वे तो भाई ऐसे ही रहेगा जैसे मैं सिलेबस लिखवा रहा हूँ, लेकिन आपको बाद में कैसे तैयार करना है, जब आप मान लो पूरी रियल हो जाती है तो फिर आप सीक्वेंस, सीरीज और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, ये एक साथ बैठ के तैयार करेंगे, क्योंकि चारों टॉपिक आपस में लिंक्ड होते हैं। और इन चारों टॉपिकों से 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन भी बन जाए तो बल्ले बल्ले है, 15 नंबर 20 नंबर आगे ऐसे। और बुक लेनी है एस के मापा बुक, एस के मापा बुक, रियल में बुक पढ़ना जरूरी है, तो एस के मापा बुक ले लेंगे और उसको हमेशा बैग में रखेंगे साथ में। 200-250 रुपए की बुक आती है, ज्यादा महंगी बुक नहीं है, मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। एस के मापा बुक आती है और उसको बुक को अपने बैग में साथ में लेके घूमेंगे, रोज यहाँ लाएंगे। जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे वैसे उस बुक की रीडिंग लगाते रहना साथ में। पहले पढ़ने की कोशिश मत करना, जो टॉपिक हो जाए उसके बाद पढ़ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं इन टॉपिकों से। इन चारों टॉपिकों के लिए बेस्ट है वो सीक्वेंस, सीरीज और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन। सारे टॉपिकों के लिए एक बुक अच्छी नहीं होती है, लेकिन इन चारों टॉपिकों के लिए वो बुक अच्छी है, पढ़ सकते हो आप उसको, ठीक है। और लास्ट में लिख लेंगे सेवरल वेरिएबल। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं अकेले से, जिसमें से एक क्वेश्चन तो 100% बन जाता है, और बन जाए सारे भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो लिख लेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो यहां से भी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप एक बात बताओ, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी? सर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छे से। उसके बाद सीक्वेंस, सीरीज, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और यूनिफॉर्म क्वांटिटी। अगर ये भी आप कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तब भी आप 30 या 35 मार्क्स ला सकते हैं, और इतना पूरा पढ़ने से भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये वाले जो इधर वाला ये पोर्शन है ना, ये धोखेबाज है, ये धोखा दे देता है, हो भी जाए नहीं भी हो जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है ना वो कई बार बहुत ऐसे बना देता है कि अपन सोच ही नहीं सकते उसमें। तो इसलिए इनको हल्का पढ़ना इनको भी है, मैंने ये नहीं कहा छोड़ना है,
हल्का पढ़ो ताकि नॉर्मल क्वेश्चन आए तो वो नहीं छूटना चाहिए। कई बार क्या है, आसान क्वेश्चन भी आ जाता है जिसके हमें उम्मीद नहीं होती है, अब वो क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं। इसलिए पढ़ना पूरा ही है, क्लास किसी की नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक बीच में से स्किप कर दोगे तो फिर आगे वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो रियल को पढ़ने का मेथड है वो अलग होना चाहिए आपका। आप रोज उसको रिवाइज करें, उसको बिना देखे बोलने की कोशिश करें और चीजों को कनेक्ट करें। ऐसे हो गया, इसके बाद ये हो गया, उसके बाद वो हो गया, ऐसी चीजों को फील करें तो रियल बहुत अच्छा लगेगा आपको, ऐसी बात नहीं। ठीक है, लिख लो, ये पूरा सिलेबस है और ये हम पढ़ेंगे जो 60 to 65 मार्क्स का कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो पहले सिलेबस याद हो गया क्या, ये बताओ। एक बार दोबारा 1 मिनट दे रहा हूं, देख लो, पूरा सिलेबस तो याद कर लो। लीनियर का सिलेबस याद है? अभी बुलवा लूंगा मैं पूरा ऐसा कैसा याद है क्या? तो पहले 1-1.5 पेज जो सिलेबस के होते हैं ना, वो शुरुआत के दिन लिखवाता हूं, उनको तो याद कर लो, कम से कम दूसरे को तो बता सकते हैं कि भाई आजकल हम ये पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा भाई बोलो क्या पढ़ रहे हो, बोल लीनियर पढ़ रहे हैं। बोल क्या पढ़ा लीनियर में? अब यार लीनियर में क्या पढ़ा, यूनिट फर्स्ट पढ़ी सर, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ पढ़ ली, है ना। तो ये जरूरी है, थोड़ा तरीके से पढ़ें इसको ना। लिख लो। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। हेडिंग डाल लेंगे ये सिलेबस लिखने के बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। अब आप एक बात बताओ, जब रियल पढ़ी है 60 नंबर की, 55 नंबर की आपके पास लीनियर पड़ी है, 30 नंबर की कॉम्प्लेक्स पड़ी है, 20 नंबर की ओडी पड़ी है, 20 नंबर की पीडी पड़ी है, 12 नंबर की 25 नंबर की आपके सीओवी इंटीग्रल पड़ी है, 30 नंबर का आपके पास ए पार्ट पड़ा है और मॉडर्न अलजेब्रा पड़ा है 40 नंबर का। इनमें ही कर लो जो तुम्हें करना ही है। तो क्यों एनए, मैकेनिक्स, टोपोलॉजी, मीट्रिक स्पेस भी पढ़ते हैं? अरे तो ये तो कर लो। मतलब एक क्वेश्चन कभी आया था सर कि मीट्रिक स्पेस चेक करना आ गया था, अरे तो वो एक क्वेश्चन कभी आया था, उसके लिए अब क्यों पीछे पड़े हुए, उसके 10 लेक्चर पढ़ रहे हैं। 10-12 लेक्चर भी ना तो मीट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं होगा। तो 10-12 लेक्चर, ऐसे तो स्टैटिक्स भी आता है, वो भी पढ़ लो ना 120 नंबर का। तो इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं है ना भाई, हमें अटेम्प्ट भी तो करना है वहां जाके। इसलिए इतना कर लो, इस पे बहुत अच्छे से काम कर लो, तब भी सिलेक्शन हो जाता है। मैं तो इसमें भी देख लो रियल नहीं पढ़ के गया था जब मेरा एग्जाम था, बहुत ज्यादा, फिर भी 126 नंबर आ गए थे, कहीं नहीं हटके थे। कोई एनए पढ़ी नहीं, कोई ओआर पढ़ी नहीं, ना कोई मैंने स्टैटिक्स पढ़ी थी, ना कोई हमने टोपोलॉजी पढ़ी, ना हमने कोई मीट्रिक स्पेस पढ़ा। लेकिन बस वो ये कि पढ़े जा रहे हैं। अरे तो आगे काम आएंगे तो आगे काम आएंगे तो आगे पढ़ लेंगे। पहले जेआरएफ तो निकालें या आगे की पहले सोच लें। करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो इंस्टीट्यूट वालों का काम है, लेकिन हम कितना कर सकते हैं। ये जोड़ना कितने नंबर है, कितने नंबर है? 200। लाने कितने हैं? तो साहब इसमें से ही कितने छोड़ सकते हैं देख लो, फिर भी पीछे पड़े रहते हैं। अरे सर वो मैकेनिक्स नहीं करवाया आपने, तो वहां तो करवा रहे थे, आप एनए नहीं पढ़ाते हो सर। अरे तो पढ़ा के करें क्या एनए का, इनका ऐसे तो सब कुछ ही पढ़ लो, फिर छोड़ना ही क्यों है। 270 में से 100 नंबर ले आओ, तुम सबका जेआरएफ हो जाएगा। 170 का फिर छोड़ दो। खूब है, खूब, बहुत दबा के कहते हैं ना, खूब है। इसलिए नेट ये कहता है कि आप कम पढ़ लो भले, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको अच्छा पढ़ो, ये इसका मतलब है। आप ज्यादा फालतू की चीजें मत पढ़ो, कोई काम नहीं आएंगी आपके, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि किसी एक सब्जेक्ट को लेके आप 4-4 महीने बैठे रहो, क्या फायदा है। पता चला एग्जाम में सर यहाँ 4 महीने पढ़ा, एग्जाम में 15 नंबर आए सर, उसमें क्या फायदा उसका। वो 15 नंबर तो तुम उसको 2 महीने पढ़ते तो भी आ जाते। इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाओ, तुम तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट लिख लेंगे इसमें
काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों फंक्शन क्या होता है, जो हम बहुत काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले पैडिंग डाल लें फंक्शन। तो फंक्शन, और फिर इसमें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फंक्शन पे बन जाता है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है उस पे बन जाता है, या फिर इसके जो टाइप्स होते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, फिर वन वन फंक्शन कितने होते हैं, ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, इस पोर्शन से एक क्वेश्चन बन जाता है, काफी बार बना हुआ भी है। फंक्शन, और फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे काउंट करते हैं, और फंक्शन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, फिर इसके वन वन ऑन टू कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, और वन वन ऑन टू की काउंटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से बनने की पूरा चांस है फंक्शन के ऊपर। अब ये फंक्शन पढ़ने के बाद अब आपको जीवन में फंक्शन भूलना नहीं है, फिर भूल जाते हैं अपन, इसलिए हमें रियल परेशान करती है। हम कुछ भी लिखते रहते हैं, भूलना नहीं है। आप सेपरेटली पढ़ लो भाई, फंक्शन पढ़ा सर, तो फंक्शन के बारे में मैंने कहा उतना आपको ध्यान रखना है। फंक्शन, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग, फिर उसमें वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और इनकी काउंटिंग क्या होती है, बस इतना पढ़ना है। उसके बाद हम सेट पे आ जाएंगे। सेट, फिर पावर सेट क्या होता है, फिर सिमिलर सेट क्या होते हैं, फिर सिमिलर सेट हो गया, फिर हमें सेट को काउंटेबल दिखाना है, अनकाउंटेबल दिखाना है, एक इसमें काउंटेबल इनफाइनाइट वर्ड आ जाता है, तो वो पूरा एक पोर्शन हो जाता है। तो बहुत आसान सी यूनिट होती है जो आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालें फंक्शन। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बचपन से लिखते आ रहे हैं। बताओ क्या होती है डेफिनेशन? फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, बोलो। या इसमें लिख लो, पहले लिखना चाहो तो क्या क्या पढ़ेंगे, पढ़ ही लेते, लिखो, या लिखने क्या जरूरत है, बता दिया मैंने। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, लिखें फंक्शन की डेफिनेशन। तो लिखें लेट A and B are let A and B are two non-empty set. Let A and B are two non-empty set. Then a rule F then a rule F A to B, then a rule F A to B is called a function, is called a function if for all x belongs to A, if for all x belongs to A, there exists unique y belongs to B such that y equals to f of x. अब बताओ इसमें क्या रटने वाली बात है? आप इस डेफिनेशन को हमेशा याद नहीं रख सकते क्या? भाई मैंने कहा कि फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन तो एक रूल ही तो होता है, एक मैपिंग ही तो होती है फंक्शन। यानी सर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए से बी में एक ऐसा रूल बना दो कि ए के हर मेंबर के लिए बी में यूनिक इमेज मिलेगी। ये अंडरलाइन कर लेना, यूनिक इमेज। तो एक से ज्यादा भी तो मिल सकती है, लेकिन एक से ज्यादा मिल जाएंगे तो इसका मतलब फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो सर फंक्शन क्या हुआ? सर दो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिए, और दो नॉन एम्प्टी सेट में हमने एक ऐसा रूल बना दिया कि इस सेट ए के सभी अवयवों के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए बी में यूनिक इमेज मिलनी चाहिए।
ऐसा अगर आपके पास कोई रूल है तो हम उसको ए से बी में क्या डिफाइन कर देंगे, फंक्शन डिफाइन। ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब ए और बी कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हो, उससे एफ ए क्या डिफाइन हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। देख लो इस बात तो ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो यहां पे y को क्या कहते हैं, तो लिख लेंगे y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। बताओ सही बात नहीं है क्या? और x क्या है, x क्या है, y की प्री इमेज है, तो लिख लो x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। अब ये वर्ड सीखने हमें, भाई y क्या था सर, x की इमेज है, x क्या है, y की प्री इमेज है, तो ये वर्ड हमें आने चाहिए। a क्या है सर, फंक्शन का डोमेन है, b क्या है, फंक्शन का कोडोमेन है, तो लिख लो, a इज कॉल्ड, बात समझ में आ रही है ना, a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f, f या फंक्शन एक ही बात है, f को ही तो फंक्शन बना रहे हैं अपन, लिख लिया। a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f या डोमेन ऑफ फंक्शन, b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन, b क्या कहलाता है, फंक्शन का कोडोमेन कहलाता है, लिख लो। तो b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन f। ये सारी चीजें हैं, बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यानी सर जो फंक्शन है वो कुछ भी नहीं है, दो नॉन एम्प्टी सेट अगर हमें दें और उसमें हमें एक ऐसा रूल मिल जाए ए से बी में कि ए के हर एलिमेंट के लिए बी में यूनिक इमेज मिल जाए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो रूल है, वो फंक्शन बन जाता है। ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें। फिर सर एक्स वाई को कहेंगे एक्स की इमेज, एक्स को कहेंगे वाई की प्री इमेज, ए हमारा डोमेन बन गया, बी हमारा कोडोमेन बन गया। यहाँ पे एक रेंज सेट डिफाइन करते हैं, इमेज सेट, उसको लिखते हैं एफ ऑफ ए। तो नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे, इसमें नॉर्मल चीजें साथ साथ सीखते भी जाओ। अरे सर उसको ये कहते हैं, तो पूरा एक डायग्राम बना लिया। अब आपका पूरा जैसे ही फंक्शन हो जाए ना, तो पूरे एक फंक्शन को दीवार पे चिपका लेना, उस फंक्शन को जीवन में दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े, इस दीवार पे लिखे हुए को पढ़ लेना कि भाई एफ है, सर ने बताया था ऐसे, बस इतना लिख लेना, और y बराबर एफ एक्स, इनके हिंट लिख लेना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर इनका ज्योमेट्रिकली मीनिंग लिख लेना, फिर वन वन क्या है, वन वन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग, ऑन टू क्या है, ऑन टू का ज्योमेट्रिकली मीनिंग, काउंटिंग। यहां से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। उसके बाद ही काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा जाता है। आई बात सुन में? अभी तो ऑनलाइन थे आप, अरे वाह, हाँ चलो कोई नहीं, बैठो। आगे बात सुन में, तो लिख लो इस बात को। इस तरीके से रियल को अपन को बहुत ही शॉर्टली अपन के अपने पास होना चाहिए, बिल्कुल हमारे पास ये लहंदी ग्रंथ नहीं होने चाहिए, बहुत शॉर्टली अपने पास रियल का मैटर होना चाहिए, ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकें, और बार बार पढ़ने पे रियल अपने माइंड में फिट हो जाएगी। तो लिखो एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इसका रेंज सेट होता है। ये क्या होता है, एफ का रेंज सेट, क्योंकि इमेज सेट पढ़ा जाता है भाई, डोमेन आ गया, कोडोमेन आ गया, अब क्या आएगा, रेंज। तो रेंज को एफ ऑफ ए से लिखा जाता है। तो रेंज किसका सबसेट होता है, बी का होता है सर। तो इसका मतलब यहाँ एलिमेंट किस में से आएंगे, बी में से आएंगे, और यहाँ एलिमेंट किस में से आएंगे, ए में से आ जाएंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि सर x बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे लिख लेंगे कि f ऑफ x बिलोंग्स टू b सच दैट x बिलोंग्स टू a। और ये क्या बन जाएगा, इज कॉल्ड हाँ ले इज कॉल्ड रेंज ऑफ f, इज कॉल्ड
is called range of f, is called range of f, is called range of f. आगे बात सुन बच्चों, एक होता है प्री इमेजेस का कलेक्शन, ये तो इमेजेस का कलेक्शन हो गया भी, हमारे पास जो एक एफ है उसकी इमेज का कलेक्शन आ गया। एक आता है प्री इमेज का कलेक्शन, उसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, उसको लिखा जाता है एफ इनवर्स। जैसे मान लो प्री इमेजेस का कलेक्शन, ये एफ इनवर्स वो वाला नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये दोनों चीजों में फर्क होता है, याद है ना। इनवर्स फंक्शन तो कब एग्जिस्ट करता है, जब मेरा फंक्शन 1/1 होता है। ये होता है इनवर्स इमेज। इनवर्स इमेज अलग चीज होती है और इनवर्स फंक्शन अलग चीज होता है, इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब 1/1 होता है। तो अभी हमने 1/1 नहीं पढ़ा है, तो यहाँ ये एफ इनवर्स का मतलब क्या है, प्री इमेजेस का कलेक्शन वाला इनवर्स है। ये बात समझ में आ रही है ना, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना, प्री इमेजेस का कलेक्शन होता है ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, लिखें इसमें एफ इनवर्स एक्स, जहां एक्स क्या होता है बी का सबसेट होता है। ये देखो इधर ध्यान दो, एफ फंक्शन था, इमेज कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए निकालते हैं। प्री इमेज का मतलब, इनवर्स का मतलब क्या है, प्री इमेजेस, तो प्री इमेजेस किससे मिलेंगी, ए का सबसेट आएगा। इमेज किसका सबसेट आता है, बी का। ऐसे याद रखो कि सर इमेज आता है, इमेज सेट आता है वो हमेशा बी का सबसेट आता है, और जो प्री इमेजेस का सबसेट आएगा वो हमेशा ए का सबसेट आएगा। तो यहां से ये जो एक्स उठाओगे आप, यहां पे जो रखेंगे, ये एक्स हमेशा बी का सबसेट आएगा, क्योंकि यहां ये जो ए है वो ए डोमेन लेते हैं, और यहां हमेशा क्या लेते हैं, कोडोमेन का सबसेट लिया जाता है, ताकि ये जो एफ इनवर्स एक्स जो आएगा ये हमेशा डोमेन का सबसेट आए। तो प्री इमेज कहां मिलती है, ऐसे प्री इमेज कहां मिलती हैं, डोमेन में, बस ऐसे याद रखें। तो एफ इनवर्स एक्स, तो यहां से लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स, तो ये जो मेंबर आएंगे वो कहां से आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए में से, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स है वो किसका मेंबर होना चाहिए, एक्स का, और जहां एक्स है वो सबसेट होता है किसका, बी का। तो कहने का मतलब सर, जब कोडोमेन के सबसेट की प्री इमेजेस का कलेक्शन है, ये कोडोमेन का कोई सबसेट है, उसकी प्री इमेजेस का कलेक्शन है, तो ऐसे भी आपसे इस सेट के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। भी रेंज सेट है वो तो सीधा सीधा निकल जाएगा, सर वो तो हमेशा किसका सबसेट आता है, बी का सबसेट आएगा, और एलिमेंट यहाँ किससे लेते हैं, उसमें ए से लेते हैं, डोमेन से लेते हैं। लेकिन यहाँ अब एलिमेंट कहाँ से लेंगे, कोडोमेन से, यानी बी के सबसेट से। तो बी का मैंने कोई एक सबसेट ले लिया एक्स, तो ये होता है प्री इमेजेस का कलेक्शन, इज कॉल्ड इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एक्स, इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एक्स। अब बताओ यहां तक किसी को तकलीफ है क्या, अगर है तो अभी दूर कर लो भाई। ये इस टर्म्स में किसी को, अब देखो ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, समझ गए बात। इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1/1 होता है, तो अभी हमने 1/1 फंक्शन नहीं पढ़ा है। तो ये सारी बातें किसकी हो रही हैं, प्री इमेजेस की बातें हो रही हैं। तो सर हमें कोई कोडोमेन का सबसेट मिला, उस सबसेट की प्री इमेजेस का कलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो इधर ध्यान दो, एग्जांपल से समझा देता हूं, 1 2 3 है, और यहां मैंने ले लिया मान लो ए बी और सी, आगे बात सुन में, फिर मैंने लिया 1 2 है मान लो, उसको मैंने सी पे भेज दिया, 3 को बी पे भेज दिया। अब मैं, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और मैंने ये फंक्शन है बना दिया। अब मैं बी का एक सबसेट ले लेता हूं जिसमें मैंने केवल ए और बी दो एलिमेंट लिए, बताओ ये सबसेट नहीं है क्या, सबसेट है बी का, ये बी का सबसेट है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसके प्री इमेजेस निकालो भाई,
तो इसके प्री इमेजेस आप निकालोगे क्या आएंगे सर? ए की प्री इमेज तो है 1, तो सर 1 आ जाएगा, और बी की प्री इमेज कौन है 3, तो सर ये आएगा। इसका मीनिंग ये है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो प्री इमेजेस के लिए आप एक एग्जांपल बना लो। ये ए सेट है, ये बी सेट है, और यहां मैंने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है जिसमें आप ऐसे लिख लेंगे इसको कि सर ये जो 2 है ये मैप हो रहा है सी पे, और जो 3 है वो मैप हो रहा है बी पे। आई बात समझ में? तो यहां पे मैंने इस बी का एक सबसेट ले लिया एक्स, जिसमें ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, तो इसके प्री इमेज में कौन आ गया? 1 और 3 आ गया। तो ये होता है प्री इमेजेस का कलेक्शन। तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ये प्री इमेजेस का कलेक्शन है। क्या है? प्री इमेजेस का कलेक्शन है। लिख लो इसको। आगे बात सुन में। अब लिखो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ फंक्शन। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फंक्शन, तो इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका क्या होता है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखें इसमें ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ फंक्शन। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है देखो। अभी मैंने कहा कि इधर ध्यान दें, मैं 3 डायग्राम बनाता हूं, आप बताना इसमें, पहले लिखना कुछ भी नहीं है, समझो इधर। मैं एक्स एक्सिस पे डोमेन को रख रहा हूं और वाई एक्सिस पे कोडोमेन को रख रहा हूं। तो डोमेन क्या लिया था हमने? ए, और यहां मैंने बी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 डायग्राम बना लिए। यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि सर ए से बी में एक ऐसा रूल होता है कि ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज बी में मिल जाए। ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज बी में मिलनी जाए, बस ये यूनिक वर्ड मत छोड़ देना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, वरना वो फंक्शन नहीं रहेगा। आगे बात सुन में। अब मैंने क्या किया देखो, मैंने यहाँ एक फंक्शन यानी एक ग्राफ ड्रॉ किया कुछ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बना दिया, मेरी मर्जी नहीं। और एक मैंने बना दिया तीन ग्राफ ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि इनमें से कौन सा, अब मैंने यहाँ पे भी एक कर्व बनाया, इसमें भी बनाया और इसमें भी बनाया, कौन सा इसमें ए से बी में फंक्शन है। क्या ये ए से बी में फंक्शन है? क्योंकि ए से बी में फंक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सर ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये कहते हो आप। तो आप इमेज किसकी देखते हो? इमेज किन की देखते हो? ए के एलिमेंट की। तो इसका मतलब सर जो लाइन है वो कहां से पास होनी चाहिए? ए से पास होनी चाहिए। भाई ए से, अगर ए पे जो एलिमेंट रखा है उसकी इमेज हमें देखनी है, तो इसका मतलब वो लाइन है वो ए को कट करनी चाहिए।
तो इसका मतलब जब मैं यहां अगर बच्चों कोई पॉइंट उठाऊंगा ए पर, तो उसकी इमेज यहां मेरे को तो कुछ भी नहीं मिली। मिली क्या? तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। रीजन क्या हुआ, क्यों फेल हुआ? कि सर इसमें ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में इमेज ही नहीं है। यूनिक तो बाद की बात है, इमेज ही नहीं है, सभी एलिमेंट की इधर इमेज नहीं मिल रही, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। फिर अगर मैं यहां आ जाऊं तो यहां पे भी मेरे को क्या देखना है, क्योंकि हमें तो ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो ए पे तो एलिमेंट, ये सारे ए पे एलिमेंट है कि नहीं है? मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, या थोड़ी सी लाइन को इधर ड्रॉ कर दो, यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये ए पे कोई एक एलिमेंट है, इसको मान लो आपने नाम दे दिया, क्या नाम दे, x1 नाम दे दिया मैंने। ए पे कोई एलिमेंट है, तो इस x1 की यहां जो इमेज है वो क्या आ रही है? कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। इसको मैं नाम दे दूं, क्या दूं बोलो, y1 दे दूं, ये y1 है। और यहां ये जो x1 है, इसकी यहां इमेज जो है वो क्या आ रही है? ये मान लो मैंने नाम दे दिया y2 आ रही है। तो x1 की इमेज यहां y1 भी है और यहां y2 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब तो ये फिर फंक्शन नहीं है। लेकिन अब किस रीजन से फंक्शन नहीं है? कि सर ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी एक से ज्यादा इमेज आ गई। बात समझ में आई ना? ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया हमें जिसकी एक से ज्यादा इमेज हमें मिल गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये है, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो कहीं भी, सर हर पॉइंट पे एक ही इमेज आ रही है। तो मतलब क्या हुआ ज्योमेट्रिकली, मीनिंग क्या हुआ कि सर जब आप ए से पास होने वाली और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कहां से पास हो रही हो? ए से तो पास हो रही हो, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, तो वो उस कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। उस कर्व को अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब भी दिक्कत है, फंक्शन नहीं बनेगा। और एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तब भी फंक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन कब बनेगा? जब वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करेगी। ये इसका ज्योमेट्रिक, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये फंक्शन नहीं था, ये भी फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन। ये तीनों डायग्राम बनाओ और फिर इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग में लिखवा देता हूं, वो लिख लो नीचे। हाँ भी सुबकेश, कैसे कैमरा बंद करके बैठा है? हैं? हरियाणा में बैठा है तो कैमरा बंद रखेगा? हैं? बड़े बीएड के पेपर दे रहा है, तो रियल समझ में आ रही है? दो जने पढ़ रहे हो क्या तुम बैठ के? डबल पैसे लगेंगे पता है ना? मेरे को दो तीन लोग दिख रहे हो तुम वहां पे। ऑनलाइन में ये भी तो नुकसान है इंस्टीट्यूट वालों को। ये समझ में आ गई बात? फंक्शन का मतलब समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकली मीनिंग कि सर कट नहीं करेगा तब भी दिक्कत है, और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट जाएगा तब भी दिक्कत है। तो दिक्कत कब नहीं है? जब एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो ये जो बात मैंने बोली है वो लिख लो, अब लिखो। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, और ये एग्जाम में आ चुका है, भी ध्यान रखेंगे। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट
then a rule f a to b, then a rule f a to b is called a function. ये तो वही लिखा है सेम वहां तक तो, ए फंक्शन इफ, अब लिखें इफ एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए, every line passing through A parallel to B, every line passing through A, देख लो A से पास हो रही है और पैरेलल टू B, पैरेलल किसके आ रही है, B के पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल टू B intersect the curve y बराबर fx, intersect the curve y बराबर fx exactly once. बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी सर वो जो A से पास होने वाली लाइन और B के पैरेलल इस कर्व y बराबर fx को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करनी चाहिए। यहां ये कर्व कौन सा है, y बराबर fx ये हो जाएगा, और यहां ये y बराबर fx ये कर्व। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां वो एग्जैक्ट सभी पे कट कर नहीं रही थी, यहां एक से ज्यादा पे कर रही थी, इसलिए फंक्शन नहीं बना, और ये फंक्शन बन गया। ये डेफिनेशन होती है अब इसमें काउंटिंग लिखते हैं, तो लिखे नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, अब यहां भी वही काम किया हमने, पहले फंक्शन की डेफिनेशन, फिर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और अब उसकी काउंटिंग, फिर वन फंक्शन, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और उसकी काउंटिंग, फिर ऑन टू फंक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसकी काउंटिंग, ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। आगे बात सुनने, लिखो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब मान लेते हैं कि अगर ए से बी में कितने फंक्शन है ये हमें काउंट करने हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ए में मान लो कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है, और जो बी है उसमें मान लिया हमने एम एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ एन एलिमेंट है और इसमें एम एलिमेंट है, तो अब हमें देखना है ए से बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। तो आप एक बात बताओ, यहां मैंने ये जो सेट ए बनाया और यहां मैंने एक सेट बी बनाया, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें मान लिया मैंने A1 A2 कितने एलिमेंट लिए मैंने, एन एलिमेंट है, तो ये AN आ गए। इधर कितने एलिमेंट है, M एलिमेंट है, तो मैंने मान लिया B1 B2 और ये आगे BM। अब हमें ए से बी में फंक्शन बनाने हैं, टोटल कितने बनेंगे? तो आप एक बात बताओ, इस A1 के पास कितनी चॉइस है मैप होने के लिए? इन M में से कहीं भी मैप हो सकता है वो, तो सर यहां इसके पास M चॉइस है। फिर A2 के पास कितनी चॉइस है? क्यों? क्योंकि ये जहां मैप हुआ वहां ये नहीं हो सकता। अरे भाई ये 2 पे नहीं जा सकता, इधर वाले तो 2 1 पे जा ही सकते हैं। फिर वही बात, मेरे को पता था M-1। अरे M-1 कैसे हो सकता है भाई? यहां से जो A2 है ये तो किसी पे भी जा सकता है, A2 2 पे नहीं जा सकता ना भाई। यहां मान लो A1 को मान लो आपने B1 पे भेज दिया, तो A2 B1 पे क्यों नहीं जा सकता? क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे भले कितने ही बना लो आप, कोई सारे एक पे जा सकते हैं भाई, वो भी तो फंक्शन होता है। मतलब सीखते नहीं हो, फिर रट्टा मार है, रट्टा मारने वाली आदत छोड़ोगे नहीं तुम लोग।
मैं भले कितनी कोशिश कर लूं तुम्हें ये रट्टा छुटवाने वाली तुम्हारी आदत ये जाएगी नहीं। ये एम आगे वाले के पास, सबके पास कितने फंक्शन, कितने, इसके पास एम चॉइस, इसके पास एम चॉइस, तो एम इंटू एम इंटू एम इंटू कितने टाइम, तो टोटल कितने हो गए, किसकी पावर, किसकी पावर कितनी, किसकी पावर कितनी, हाँ एन की पावर एन। हाँ तो वही पूछ रहा हूं मैं, क्या पता मैं कोई तो हाँ भरी दे। एम कितनी बार गुणा है, एन टाइम, तो एम की पावर एन हो जाएगी, लिख लो। अब इसमें याद क्या करना है, टोटल फंक्शन इतने बना सकते हैं। अब एम क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यहां बी की कार्डिनलिटी की पावर ए की कार्डिनलिटी, ये होता है टोटल, ये ऐसे आता है, ठीक है, लिख लो इसको। और ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख लेना उनको, एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम, कितने टाइम, एन टाइम, तो सर ये हो जाएगा एम की पावर एन। ए से बी में कितने फंक्शन बन गए, बी की कार्डिनलिटी की पावर ए की कार्डिनलिटी। अब बी की कार्डिनलिटी कितनी भी हो सकती है, ए की कार्डिनलिटी भी कितनी भी हो सकती है। आई बात समझ में, तो ये हमारे पास बन गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में। अब देखो कुछ क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, वो करूं, ये लिख लिया ना सबने, बता दूं, तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल लिखें। अगर एक सेट ए है अपने पास, जिसमें मान लो ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, ठीक है, एक बी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, लिख लो, ये लिखो नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, from A to B such that from A to B such that there does not exist any x belongs to A such that there does not exist any x belongs to A such that f of x बराबर 3, f of x बराबर 3 and f of b बराबर 2 एंड एफ ऑफ बी बराबर 2, बताओ, बताओ, ऐसे फंक्शन कलेक्ट कर। अब देखो, अगर मैं ये कहता ए से बी में टोटल फंक्शन कितने होंगे, तब तो आप बता सकते थे कितने होंगे, 3 की पावर 4 हो जाएंगे सर, लेकिन मैंने टोटल नहीं पूछे आपसे, उसमें बीच में कंडीशन डाल दी, बताओ अब कितने बनेंगे, दिमाग लगाओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुरंत डायग्राम बना लिया करो, तुरंत डायग्राम, ए बना लो, बी बना लो, फिर जो जैसे कह रहा है वैसे लिख दो उसमें। भाई वो क्या कह रहा है देखो, सर यहाँ ए है,
ए में मेरे पास ए बी सी और डी ये 4 एलिमेंट है, और इधर हमारे पास बी ये ए सेट है और ये बी सेट है, इसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है। ठीक बात है। अब आपसे क्या कह रहा है वो कि ऐसे ए से बी में, तो ए से बी में फंक्शन बनाना है, और वो क्या कह रहा है कि ए में ऐसा कोई एक्स नहीं है जो 3 पे मैप हो जाए। मतलब क्या हुआ, इस 3 के पास कोई प्री इमेज नहीं है, यानी 3 पे कोई मैप नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा। अरे इधर तो एलिमेंट छूट ही सकता है ना, इधर नहीं छूटना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन में। तो ये बोल दिया उसने कि भाई 3 पे कोई भी एलिमेंट मैप नहीं होगा। तो यहां अब मैप होने के लिए 2 ही एलिमेंट बचे आपके पास। फिर कह रहा है कि जो बी है वो फिक्स है, वो 2 पे जाएगा। तो जो बी है वो 2 पे फिक्स हो गया, इसके पास एक चॉइस हो गई। अब आपको फंक्शन बनाने हैं, तो ए को आप कहां कहां मैप कर सकते हैं, 1 और 2 पे। 1 पे नहीं, 2 पे भी कर सकते हैं। तो सर इसके पास कितनी चॉइस, 2 चॉइस। इसके पास एक चॉइस है, इसके पास, इसके पास टोटल कितनी चॉइस, 2 की पावर 3। अरे गुणा कर दो इनको, तो 2 की पावर 3 कितने फंक्शन बनेंगे, 8 फंक्शन। अब टोटल तो कितने बन रहे थे, 3 की पावर 4 कितने होते हैं, 81। अरे टोटल बनाते तो 3 की पावर 4 बनते ना, यहाँ पे 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 ही होता होगा ना शायद। हाँ, तो 2 कंडीशन डालने से कितने कम हो गए, क्या वो समझ में नहीं आया क्या, इसे समझ नहीं आएगी आप लोगों को। हाँ तो आगे ना, तो अच्छी बात। एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि वो तुमसे होगा नहीं। ऐसे फीलिंग आ रही है मेरे को कि नहीं होगा। तो मेरे अंदर वो जो विश्वास है वो बना रहने दूं, या उस विश्वास को तोड़ोगे आप लोग, तोड़ दोगे, हिम्मत है, ठीक है तो। नहीं, नहीं तोड़ोगे। 2 घंटे रियल पढ़ तो लोगे ना रोज, अरे 2 घंटे रियल पढ़ लोगे ना, बोर तो नहीं होगे। लिखो तो एक एग्जांपल और लिखो, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, number of function from a to b such that at least one element of b, such that at least one element of b does not have pre-image in a. Number of function from a to b such that at least one element of b, at least one element of b does not have pre-image in a, does not have pre-image in a। बताओ, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में प्री इमेज नहीं रखता। तो कोई तकलीफ थोड़ी है, नहीं रखे तो नहीं रखे, कितने फंक्शन बनेंगे। और ए बना लो, ए वही 1 2 ए ले लो अपने पास, ए ले लो साथ में, ए तो लोगे, ए ले लो पहले 1 2 3 4, और बी सेट ले लो जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी, ये ले लो, ए और बी ले लो, लिख लो जहां ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर ए बी सी। बताओ, कितने, 27। अच्छा है, इतनी जल्दी,
मैंने थोड़ी कहा था इतनी जल्दी करनी है आपको। 27 क्यों आएंगे हैं? 16। 16 कैसे आ सकते हैं यार? कर क्या रहे हो तुम लोग? पहले ये बताओ वो कहना क्या चाह रहा है, कौन से फंक्शन बनाने हैं? पहले ये बताओ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये तो बता दो। क्या पूछना चाह रहा है आपसे? ऐसे फंक्शन इकट्ठे करने हैं जो, ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें, अब बोलो तो, कम से कम एक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम एक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ऐसे में इकट्ठे करने हैं। कम से कम एक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। दोबारा सोच लो, कम से कम एक के पास प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। तो पहले बना लो, यहाँ पे ए है, ए में कितने एलिमेंट हैं सर? 4 एलिमेंट हैं, ये लो। बी में कितने एलिमेंट हैं सर? यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी, ठीक है। और ये मैंने बी बना लिया, और यहां से मेरे को फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसा बनाना है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पास प्री इमेज नहीं होगी। तो पहले मैंने मान लिया कि भी ए के पास प्री इमेज नहीं है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि बी के पास प्री इमेज ना हो, जरूरी थोड़ी ए के पास ही प्री इमेज नहीं होगी, उसने फिक्स थोड़ी किया है। तो ऐसा भी तो बना सकते हैं। हाँ भाई, मान लो बी के पास प्री इमेज नहीं है, हो सकता है सी के पास प्री इमेज ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 1 2 3 4, और यहां कितना आ जाएगा? ए बी और सी। ये ए हो गया और ये बी हो गया, और यहां हमने देख लिया कि भाई सी के पास प्री इमेज नहीं है। तो अगर ए के पास प्री इमेज नहीं है, तो यहां से इसके पास कितनी चॉइस है? 2। कितने फंक्शन बने? 2 की पावर 4। यहां कितने बनेंगे? 2 की पावर 4। यहां कितने बनेंगे? 2 की पावर 4। तो टोटल कितने बन गए? 3 इंटू 2 की पावर 4। ऐड हो जाएंगे सारे सारे। लेकिन रुको एक बार, क्या ये ऐसे फंक्शन आ गए जिनके पास कम से कम एक के पास प्री इमेज नहीं है? आप एक बात बताओ, यहां ऐसे फंक्शन भी तो काउंट हो रहे हैं। कौन से? कि अगर मान लो मैंने यहां पे आपने ये कहा कि सर ए के पास प्री इमेज नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप यहां एक फंक्शन ऐसा नहीं बनाओगे क्या? पहले ये बना लो। ये तो कौन से आगे हमने बना लिए कि सर ए के, यहां वो फंक्शन आगे जहां ए के पास प्री इमेज नहीं थी। ये वो फंक्शन आगे जिसमें बी के पास प्री इमेज नहीं है। ये वो फंक्शन आगे जिनके पास सी के पास प्री इमेज नहीं है। तो अब आप फंक्शन बनाओगे टोटल, तो आपने कहा कि भाई ये कितने हो गए? ये 48 हो गए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 48 हो गए। लेकिन आप एक बात बताओ, यहां पे जब आप फंक्शन बनाओगे तो यहां ये भी तो एक फंक्शन बनेगा बच्चों। जब सारे एलिमेंट मैंने क्या भेज दिए? बी पे भेज दिए। फिर एक फंक्शन यहां ऐसा बनेगा जब सारे एलिमेंट सी पे भेज दूं, बनेगा ही नहीं बनेगा? तो जब मैंने सारे एलिमेंट बी पे भेजे, तो सर यहां पे ए और सी के पास प्री इमेज नहीं है। और जब मैंने सारे एलिमेंट सी के पास भेज दिए, तो बी और ए के पास प्री इमेज नहीं है। तो जब मैं यहां वाले सारे एलिमेंट को सी पे भेजूंगा, तो यहां ए और बी के पास प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन 2 बार काउंट नहीं हो रहा क्या?
अरे यहां भी तो वो फंक्शन ऐसा ही बना ना कि आपने इन चारों एलिमेंट को सी पे भेज दिया, तो वो यहां भी तो बन रहा है। तो आप एक फंक्शन को 2 बार काउंट कर रहे हो। क्योंकि इसमें वो भी काउंट हो रहे हैं जिनके पास 2 के पास प्री इमेज नहीं है। हमें काउंट कौन से करने हैं? जिनके 1 के पास प्री इमेज नहीं है। लेकिन यहां वो भी काउंट हो रहे हैं जिनके 2 के पास प्री इमेज नहीं है, और वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। पता चल रहा है? 2 बार हो रहे हैं। अब यहां दिखेगा नहीं, अलग अलग बना के देखो। यहां पहले अलग ऐसे बनाओ, देखो आपके पास जगह है, कॉपी में बना लो। पहले सबको बी पे भेज दो, फिर सबको सी पे भेज दो। 2 यहां से बनेंगे। सभी को ए पे भेज दो, सभी को सी पे भेज दो। 2 यहां से बनेंगे। सभी को ए पे भेज दो, सभी को बी पे भेज दो। 2 यहां से बनेंगे। ये 6 बनाना। और देखो ये 6 में 3 रिपीट नहीं कर रहेगा, क्योंकि ये सारे कौन से फंक्शन है? 6 के 6। सर ये वो फंक्शन है जिनके पास 2 के पास प्री इमेज नहीं है। तो सर 2 के पास प्री इमेज नहीं है ना, वो 2 बार काउंट होते हैं। अब 3 के पास प्री इमेज ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो जब आपको ये आगे काम आएगा, जब अपन ऑन टू फंक्शन की काउंटिंग करेंगे ना, तो आपको एक लॉजिक समझ में आए यहां कि सर 1 के पास प्री इमेज नहीं है, तो हमने काउंट किए, तो वहां पे 2 के पास प्री इमेज नहीं है, वो वाले 2 बार काउंट हो गए। लेकिन 3 के पास प्री इमेज नहीं हो, ऐसा तो फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन यहां अगर मेंबर बढ़ा देता मैं, तो यहां इधर 4 कर देता, यहां 5 कर देता, तो पहले मैं कौन से काउंट करता? कि जिनके पास 1 के पास प्री इमेज नहीं है, फिर वहां 2 के पास प्री इमेज नहीं है, फिर वहां 3 के पास प्री इमेज नहीं है, ऐसे 4 के पास नहीं है। अब कौन से डबल काउंट होते उनको आप घटाते। आसान काम नहीं है क्या? आसान है? अरे बेटा ये 6 बन गए, इनमें 3 रिपीट कर रहे हैं क्या? पहले ये देखो। कर रहे हैं ना, तो हमने तो उनको काउंट कर दिए सबको। तो ये 3 घटेंगे कि नहीं घटेंगे? घट जाएंगे। तो यहाँ टोटल फंक्शन कितने बनेंगे? सर -3 कर दो, तो 3 कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 4 -1, तो ये 45 ही बनेंगे, 48 नहीं बनेंगे।